तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री की जो टेस्ट कॉपी है ना, स्टूडेंट के द्वारा लिखी हुई टेस्ट कॉपी को देखने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टेस्ट कॉपी में या फिर आप अपने बोर्ड एग्जाम में क्या क्या मिस्टेक करते हो जो कि स्टूडेंट ने इसमें मिस्टेक की है ना। तभी तो आप देख सकते हो 15 में से 8 नंबर आए हैं। तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और आपको किस तरह से क्वेश्चन को करना है। और चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता लग जाएंगे इस वाली वीडियो में। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में चैप्टर वाइज जो टेस्ट लिया है मैंने स्टूडेंट्स का, तो उसमें जो है कितने में से कितने नंबर मिले हैं, क्या गलती करी है और किस चैप्टर में से मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं जो स्टूडेंट्स है ना। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप जाएंगे टेलीग्राम से उसे डाउनलोड कर लेंगे, है ना, एंड जिससे आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है? सॉल्यूशन यानी विलियन, है ना। इसका मैंने टेस्ट लिया था। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे भाई? 15 थे। 15 में से 8 मार्क्स आए हैं, यानी कि ये तो 50% के अप्रॉक्स आए हैं ना। तो इसका मतलब जो है स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक की है। क्या की है आपको बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मोल प्रभाज को परिभाषित कीजिए तथा इसका सूत्र लिखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अपने स्टूडेंट से पूछा है। और आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हेनरी के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी जो है सीमाएं लिखिए। देखिए हेनरी का नियम जब भी पूछा जाता है तो उसकी क्या सीमाएं पूछी जाती है ना, लिमिटेशंस जरूर पूछी जाएंगी। तो आपको करना क्या है, इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है, मोल प्रभाज और हेनरी का नियम। और जैसा कि आप जानते हो भैया, एक क्वेश्चन और है जो कि राउल्ट का नियम है ना। इस चैप्टर में जो है 2 नियम काफी ज्यादा पॉपुलर हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। जब भी हेनरी का नियम पूछेगा तो उसकी क्या पूछेगा, सीमाएं पूछेगा। और अगर राउल्ट का नियम पूछेगा, है ना, तो क्या पूछेगा, उसके अनुप्रयोग पूछेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, राउल्ट का नियम पढ़ना है और उसके अनुप्रयोग भी तैयार करने हैं, और हेनरी का नियम पढ़ना है और उसकी सीमाएं भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। एंड इसके बाद हम बात करते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि मैंने 4th नंबर क्वेश्चन पूछा है, HCl का दशांश, यानी कि ये क्या है हमारा भैया, न्यूमेरिकल है ना। ये हमारा न्यूमेरिकल है। मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था, HCl का दशांश तुल्यांकी भार विलयन के 500 ml विलयन में विलय है। तो विलयन की क्या है, नॉर्मलता हमें बतानी थी। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था। हालांकि आपके एग्जाम में आएगा तो कम से कम 5 नंबर में आएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, नंबर पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये देखना है कि किस चैप्टर से मैंने किन क्वेश्चंस को स्टूडेंट से पूछा है, जिससे कि वो इंपॉर्टेंट है तभी मैंने पूछा है ना। ऐसे कोई फर्जी क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैंने पूछा है, चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन भारानुसार के हिमांक की गणना करनी है। और शुद्ध जल का हिमांक हमें दे भी रखा है, जो कि हम जानते हैं भैया 273.15 केल्विन होता है। ये मैंने 3 नंबर में पूछा है। अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा तो कम से कम 5 नंबर में ये न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है। अभी मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके बाद 6ठा नंबर जो हमारा क्वेश्चन मैंने पूछा है, 27 डिग्री सी ताप पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब हमें ज्ञात करना था। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित विलयनों में सबसे कम परासरण दाब किसका होगा और क्यों होगा, है ना। इस तरह से मैंने पूछा है। और ये मैंने कुछ जो है दे रखे हैं यौगिक, KCl, MgCl2, Al2SO3 का होल SO4 का होल थ्राइस तथा C6H12O6, है ना। ये मैंने पूछा है क्वेश्चन। और इसका जो है रैंडमली आंसर नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि आप तुक्का नहीं लगा सकते, इसमें जो है क्यों वर्ड ऐड कर दिया है। अब देखिए, निम्नलिखित विलयनों में से कम परासरण दाब किसका होगा। अगर इतना ही पूछता तो स्टूडेंट्स तुक्का मारकर कह देता कि हाँ MgCl2 का होगा या फिर KCl का होगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्यों पूछा है, ऐसा आपको रीजन भी देना है कि आखिर ऐसा क्यों है ना। अगर आप बता रहे हो कि HCl का सबसे कम होगा तो क्यों होगा वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, तभी जो है आपका जो है 1 नंबर में तो यहाँ पर मैंने पूछा है, लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों के टाइप वाला, है ना। तो आपको करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को भी पढ़ना है, क्योंकि मेजरली स्टूडेंट जो है इस तरह के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, जिससे कि उनका जो है भारी नुकसान हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 0.1 m ग्लूकोज, 0.1 m सुक्रोज, 0.1 m नमक, 0.1 m
जो आपका क्या है स्टार्च है, इसमें जो है क्या पूछ रहा है, वाष्प दाब का अवनमन किस में अधिक होगा और क्यों। देखिए वाष्प दाब में अवनमन पूछ रहा है और ये पूछ रहा है कि किस में कम होगा और क्यों होगा, सॉरी किस में अधिक होगा, है ना, क्यों होगा ये आपको पूछ रहा है, यानी कि रीज़न इसमें भी पूछ लिया तो आपको तुक्का तो नहीं लगा सकते, है ना। तो अगर आप ग्लूकोज को बता रहे हो तो विद आपको एक्सप्लेन करना है ना, विद एक्सप्लेनेशन आपको बताना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टेस्ट में मैंने कितने 8 क्वेश्चन पूछे थे स्टूडेंट से। अब देखते हैं कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई जो पहला क्वेश्चन का इन्होंने आंसर किया है, विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक का मोल प्रभाज तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों विलय प्लस विलायक के मोल प्रभाज के अनुपात के बराबर होता है, इसे x से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही, इसी तरह से आपको आंसर करना है। अगर आता है कि मोल प्रभाज क्या है, परिभाषा लिखिए और फॉर्मूला लिखिए, तो आपको परिभाषा इस तरह से ही लिखनी है। बिल्कुल सही लिखा है ना। इसके बाद इन्होंने देखिए फॉर्मूला भी लिखा है, विलय का मोल प्रभाज, है ना, विलय का मोल प्रभाज जो कि लिखा है एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, बिल्कुल सही। इसके बाद इन्होंने लिखा है विलायक का मोल प्रभाज, है ना, विलायक बोले तो ए से डिनोट करते हैं, तो एक्स ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, है ना, बिल्कुल सही। जिसका हम निकालते हैं उसको ऊपर बटे कुल, है ना, जिसका हम निकालते हैं उसको ऊपर बटे कुल, है ना, इस तरह से करते हैं। तो ये बिल्कुल सही किया स्टूडेंट ने, इसलिए यहाँ पर कितने 2 नंबर इसे मिल गए, है ना। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन जो हमने पूछा था, हेनरी का नियम क्या होता है और इसकी सीमाएं, है ना। तो देखिए हेनरी का नियम लिखा है स्टूडेंट ने, काफ़ी अच्छे से हेडिंग डाली है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होती है, बिल्कुल सही परिभाषा लिखी है। अब देखते हैं फॉर्मूला तो लिखा है इन्होंने m बराबर KHP, बिल्कुल सही। अब देखते हैं 1 नंबर तो इसका मिल गया, लेकिन सीमाएं हैं, है ना, तो सीमाएं के हम देखते हैं सीमाएं इन्होंने सही लिखी हैं या नहीं, सीमाएं के भी 1 नंबर होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई सीमाएं इन्होंने लिखी हैं, गैस कम घुलनशील होनी चाहिए, दाब अधिक नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने जो गलत कर दिया। तो आपको करना क्या है, 1 से 2 सीमाएं ज़रूर पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है ना। अब देखिए इन्होंने कहा गैस कम घुलनशील होनी चाहिए, दाब अधिक नहीं होनी चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपको करना क्या है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है, इसलिए इन्हें एक जो है 1 नंबर यहाँ से इनका कट हो गया। ओके, अब देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने पूछा है, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, परिभाषा और अनुप्रयोग पूछे हैं, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। राउल्ट का नियम, है ना, देखिए इस नियम के अनुसार किसी विलायक में उपस्थित अवाष्पशील विलय जैसे चीनी, नमक, यूरिया, ग्लूकोज आदि को घोलने पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। चलिए परिभाषा तो इन्होंने बिल्कुल सही लिख दी और फॉर्मूला भी इन्होंने सही लिखा है, देखिए P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर एक्स भी, बिल्कुल सही लिखा है। अब अनुप्रयोग देखते हैं, क्या इन्होंने अनुप्रयोग सही लिखे हैं। तो अनुप्रयोग हेडिंग डाली है बिल्कुल बढ़िया से, इसके द्वारा विलयन का परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है, बिल्कुल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके द्वारा विलय के मोल प्रभाज को ज्ञात किया जाता है ना। तो चलिए इन्होंने जो है ये बिल्कुल सही कर दिया, इसलिए इन्हें 2 नंबर यहाँ से मिल गए, है ना। राउल्ट का नियम बिल्कुल सही लिखा है और अनुप्रयोग भी सही लिखा है। अब इन्होंने जो है एक सॉल्यूशन किया है, जो भाई न्यूमेरिकल हमने पूछा था ना, तो न्यूमेरिकल का इन्होंने किया है सॉल्यूशन किया है। अब देखिए विलायक का आयतन हमें दे रखा था 500 ml, लेकिन हमें लीटर में चाहिए, तो चलिए इन्होंने चेंज भी कर दिया, है ना। लेकिन गड़बड़ इन्होंने यहाँ पर करी है भैया, फॉर्मूला भी इन्होंने जो है क्या लगाया है ना, फॉर्मूला भी इन्होंने गलत लगाया है, इसलिए यहाँ पर जो है ये कट हो गया है। तो आपको करना क्या है भैया, अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, वरना इनके 2 नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने गलत किया इसलिए नंबर इनके कट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने भैया 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा था, जो कि न्यूमेरिकल टाइप ही था, चीनी का जल के लिए, है ना। अब देखिए चीनी का जल के लिए निकाल रहे हैं, तो W का मान, ये वैल्यूज़ इन्होंने लिख दिया है जो भी दिया है करके, है ना। इसके बाद इन्होंने फॉर्मूला भी लगाया है ना, फॉर्मूला लगाया है, बट यहाँ पर जो है कैलकुलेशन इन्होंने नहीं की और ये जो है इन्होंने सही नहीं किया है न्यूमेरिकल, इसलिए जो है यहाँ पर भी इनके नंबर क्या हो जाते हैं भैया, कट हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एंड यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने जो ग्लूकोज तथा जल के लिए निकाला, लेकिन अफसोस ये भी इन्होंने जो है गलत किया है ना, देख सकते हैं गलत किया है, इसलिए जो है यहाँ पर इनके नंबर कट हो गए। तो आपको करना क्या है, इस न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व करना है ना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने स्टूडेंट से पूछे हैं। इसके बाद 6th नंबर हमने क्या पूछा था भैया, न्यूमेरिकल पूछा था, जो कि है दिया करके लिखा है उन्होंने, C बराबर 1/10m। देखिए दशांश का मतलब होता है 1/10, है ना, 10वां अंश 1/10। T बराबर हमें दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस, है ना। P का मान हमें निकालना है,
ओके इन्होंने परासरण विलियन समीकरण लगाया है ना, विलियन समीकरण लगाया, बिल्कुल सही, और लिखा भी बढ़िया है, पी वी बराबर एन आर टी है ना। पी का मान निकालिए इन्होंने एन बटे बी आर टी, और पी बराबर सी आर टी कर सकते हैं। और ये गलती आप ना करें, क्योंकि देखिए ये आप एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है टीचर को। क्यों? क्योंकि टीचर को ऑलरेडी आता है भैया, उसे आप सिखाने की कोशिश ना करें। अब देखिए अगर आप चाहते थे विलियन समीकरण से निकालने, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं ना, इस फॉर्मूले से ही ये वाला डेराइव हुआ है, उत्पन्न हुआ है ना। तो आप इतनी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है पी बराबर सी आर टी, तो आप पी बराबर सी आर टी लगाते और जो है बता देते, एन बटे बी बराबर एम बता रहे हैं हमें, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपका टाइम वेस्ट होगा। और इन्होंने जो कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छी करी है और आंसर भी इनको लास्ट में बिल्कुल करेक्ट आया है, तो इन्हें दो नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है 8वां नंबर क्वेश्चन, जो कि हमने इनसे पूछा था, सबसे कम परासरण दाब किसका होगा? तो ये कह रहे हैं सबसे कम परासरण दाब होगा C6H12O6 का होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है वन हाफ गुणांक सबसे कम होगा। बिल्कुल सही, इन्होंने जो है देखिए एक्सप्लेन भी किया है, ऐसा नहीं कि इन्होंने तुक्का मार दिया कि सबसे कम जो है परासरण दाब C6H12O6 का होगा। इन्होंने जो है क्यों का आंसर भी दिया है, देखिए क्यों, क्योंकि, है ना, क्योंकि आएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि इसका जो है वन हाफ गुणांक सबसे कम होता है। बिल्कुल सही, 1 नंबर इनका यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट आपका है भैया 9th नंबर, जो कि निम्नलिखित में से सबसे वाष्प दाब का अवनमन सबसे अधिक स्टार्च का होगा, क्योंकि इसका वन हाफ गुणा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है तुक्का लगाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए इसके नंबर जो है इनके कट हो जाते हैं। तो इस तरह से भैया इनके 8 नंबर आए हैं कुल 15 में से, है ना। तो आपको करना क्या है, इस टेस्ट को देना है, जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं इस टेस्ट में आपको उन्हें सही से करना है, ओके, क्योंकि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट, है ना, जैव अणु चैप्टर से। अब इसमें से देख लेते हैं क्या क्या स्टूडेंट ने किया है, कितने नंबर में किया है ना। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? जल अपघटन के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये मैंने 3 नंबर में पूछा है क्वेश्चन, इतने ही नंबर में आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है, कैसे प्राप्त करोगे? 3 नंबर में जो है ये 3 रिएक्शन दी है, यानी एक नंबर में एक रिएक्शन है, जो कि है स्टार्च से ग्लूकोज, ग्लूकोज से एन हेक्सेन, और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, है ना। ये 3 मैंने पूछी है एक नंबर में, ओके। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारी है, जो कि है ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखिए। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद जो आपका 4th नंबर क्वेश्चन मैंने पूछा है, सुक्रोज की संरचना बनाइए, 2 नंबर में पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए, है ना। ये 2 नंबर में मैंने पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो आपका 2025 होने वाला है ना, उसमें से मेजरली क्वेश्चन जो आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, अच्छे से तैयार करना है। पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना को स्पष्ट कीजिए, है ना। तो इसे भी आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। 7 क्वेश्चन हो गए, और 7 क्वेश्चन मैंने जो है पूछे हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो भाई देख सकते हैं कितने कम नंबर स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। 3 नंबर, कितने में से? 15 में से 3 नंबर, बहुत ही खराब स्थिति है। तो आंसर नंबर 1 इन्होंने किया है। ये तरीका तो चलिए बढ़िया है, आंसर नंबर 1, है ना। इस तरह से आपको करना है। देखिए कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, कार्बन की हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं ना। पहली बात तो इन्होंने देखिए काटापीटी बहुत ज़्यादा करी है ना, ये सही बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन इनका क्या हो जाता है भैया, गलत हो जाता है ना। मोनो कार्बोहाइड्रेट ये इन्होंने लिखा है, चलिए लिखने की कोशिश तो अच्छी की है, और ये अच्छे से चलिए समझाए भी हैं, है ना। देखिए डाई कार्बोहाइड्रेट लिखा है, और इसका एग्जाम्पल भी बताया है, सभी के एग्जाम्पल बताया है। तो 2 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन था, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3 नंबर में क्वेश्चन था, लेकिन ये जो है कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा सही से नहीं लिख पाए, इसलिए 1 नंबर इनका क्या हो जाता है, ये कट हो जाता है, और इन्हें जो है 2 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आंसर नंबर 2 किया है स्टूडेंट ने, है ना। ये देख सकते हैं, ये भी जो है रिएक्शन इन्होंने गलत की है। इसके बाद आंसर नंबर 4 है ना, ये आप देख सकते हैं, ये भी गलत की है। इसके बाद जो आंसर नंबर 6 किया है उसका तो नंबर कट गए, और ये देख सकते हैं 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्लों के बीच बनने वाले बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं, आधा नंबर इन्हें दिया गया है। और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोहाइड्रेट
कहते हैं, यह शरीर में ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भैया ये आपको तरीका बिल्कुल भी नहीं आजमाना है। स्टूडेंट्स ने किया क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट ने पहले कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा लिखी, उसके बाद उसे लगा भैया कि ये जो है परिभाषा सही नहीं है, तो उसने क्या किया, यहाँ से देखिए ये सांप बनाया है ना, यही आपको नहीं बनाना है। ये सांप बनाकर इन्होंने कहा भैया यहाँ पर हमने लिखी इसकी परिभाषा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टीचर ने पहले ही वहाँ पर सही कर दिया, चेक कर दिया, अगर वहाँ सही है तो नंबर मिले होंगे, नहीं सही है तो गलत हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो पहले ही चेक कर चुका है ना। तो इसलिए ये चीज़ आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको बाद में याद आ रही है तो आप इस तरह से तो बिल्कुल ना करें, तीर बनाकर आपने यहाँ पर जो है लिखा है, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि वो पहले ही चेक कर चुके हैं। तो ये तरीका आप ना आजमाएं। इसके बाद देखिए इन्होंने संरचना बनाई है ना, संरचना भी इन्होंने क्या बनाई भैया, गलत बनाई है ना, देख सकते हैं संरचना क्या बनाई है, गलत बनाई है। तो 7वां क्वेश्चन भी इनका गलत हो जाता है। तो इस तरह से जो है इनके नंबर देख सकते हैं भैया कितने आए हैं, 3 नंबर आए हैं ना। कितने नंबर आए हैं, 3 नंबर आए हैं 15 में से। तो ये स्थिति बिल्कुल गलत है ना, आपको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट, है ना। जो नेक्स्ट हमने टेस्ट लिया है जो कि केमिस्ट्री है ना, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एम यानी मिनिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 15 है ना। 15 नंबर में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 15 में से 15 नंबर स्टूडेंट लाया है, वेरी गुड है ना, ये बहुत अच्छी बात है। फुल में से फुल नंबर लेकर आ रहे हैं, है ना, तो ऐसा ही होना चाहिए। अब देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन में से क्या एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने इस वाले में इंक्लूड नहीं किया है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन इस चैप्टर का जो हमने क्या लिया है, टेस्ट लिया है। 15 नंबर में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से समझना है। पहला हमने क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है ना। संक्षिप्त टिप्पणी किस पर, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, क्लेजिन स्मिट अभिक्रिया और रोजनमुंड अभिक्रिया। ये जो है कितने नंबर में पूछा है भैया, यहाँ पर जो है नंबर को मेंशन नहीं किया है स्टूडेंट ने, बट कोई बात नहीं। एंड इसके बाद आपको ध्यान देना है, ये जो अभिक्रिया मैंने पूछी है, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, क्लेजिन स्मिट अभिक्रिया और रोजनमुंड अभिक्रिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कैसे प्राप्त करोगे, है ना। कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। अगर ये ब्रैकेट में केवल रासायनिक समीकरण आपको बता देगा, एग्जाम में लिख देगा, तो आपको करना क्या है, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, आपको केवल रासायनिक समीकरण ही देना है ना। क्योंकि साफ साफ मेंशन कर दिया है कि कैसे प्राप्त करोगे, ये रिएक्शन तो है, लेकिन आपको परिभाषा वो नहीं देनी है, सिर्फ आपको क्या रासायनिक समीकरण देनी है। अब देखेंगे पहला हमने पूछा है फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करोगे, है ना। एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कैसे प्राप्त करोगे। इसके बाद नेक्स्ट है कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। ये भैया क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या फिर PDF डाउनलोड करके इनकी अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, है ना। स्टूडेंट से पूछे हैं तो ऑब्वियसली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछेंगे टेस्ट में। इसके बाद नेक्स्ट है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। देखिए कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी जो है रिएक्शंस पूछी जाती हैं, नेमिंग रिएक्शन भी पूछी जाती हैं। तो आपको करना क्या है भैया, प्रिपेयर रहना है, क्योंकि आपका टारगेट क्या है भैया, आपका टारगेट है 95 प्लस का, है ना। तो आपको मेहनत भी जमकर करनी पड़ेगी। क्या होता है जब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पूछी जाएंगी रिएक्शन, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके ब्रैकेट में क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि केवल रासायनिक समीकरण, तब आपको परिभाषा नहीं देनी है, सिंपल आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण केमिकल रिएक्शन लिखनी है बस, है ना। नेक्स्ट आपका है जो कि इसका क्वेश्चन है बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया फेनिल हाइड्राजोन, है ना, हाइड्राजीन से कराते हैं। बेंजल्डिहाइड जो होता है उसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी है, फेनिल हाइड्राजीन से करानी है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है एसीटोन की अभिक्रिया किससे करानी है, HCN से करानी है, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस को पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर्मेलिन किसे कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ना। फॉर्मेलिन किसे कहते हैं और इसका यूज़ कैसे किया जाता है ना, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं इतने क्वेश्चन जो हमने स्टूडेंट से पूछे हैं। आप देखते हैं भैया फुल में से फुल नंबर लाए हैं, तो लिखने का तरीका अच्छा होगा, है ना, एक्सप्लेन अच्छा किया होगा। तो चलिए देखते हैं, मज़ा आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, ओके, यहाँ पर आप देखेंगे भाई आंसर नंबर 1 इन्होंने दिया है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल बढ़िया तरीका है। एल्डोल संघनन इन्होंने लिखा है अल्फा हाइड्रोजन युक्त, है ना, अल्फा हाइड्रोजन युक्त
एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणुओं की अभिक्रिया तनु अम्लीय क्षार से कराते तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है ना। इस तरह से इन्होंने लिखा है, लेकिन इन्होंने जो है अभिक्रिया यहाँ पर नहीं लिखी है। बट कोई बात नहीं, ये जो है इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, बट ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए इन्होंने एल्डोल संघनन लिखा यहाँ पर, फिर इन्होंने जो है यहाँ पर इस तरह से बनाया, इसके बाद यहाँ से इन्होंने एल्डोल कंडेंसेशन लिखा है। तो अभिक्रिया तो इन्होंने ये वाली सही लिखी है ना, ऊपर नहीं है। तो ऐसा करने पर आपको क्या है, ऐसा नहीं करना है, काटना भी नहीं है ना, क्योंकि आपको साफ साफ राइटिंग में कॉपी लिखनी होती है बोर्ड एग्जाम में। तो लिखा सही है, देखिए पहला नंबर है एल्डोल कंडेंसेशन, यानी इंग्लिश में इन्होंने लिखने की कोशिश की। बहुत बढ़िया, इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए हाइड्रोजन युक्त है ना, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणुओं की अभिक्रिया तनु अम्लीय क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, और इनके निर्जलीकरण पर क्या अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को भैया एल्डोल संघनन कहते हैं। तो भाई एक्सप्लेन यानी परिभाषा तो बिल्कुल ही अच्छी लिखी है इन्होंने, है ना, बिल्कुल अच्छी लिखी है। अब देखिए नेमिंग रिएक्शन जब भी पूछेगा, है ना, संक्षिप्त टिप्पणी जब भी पूछेगा तो आपको जो है अभिक्रिया भी लिखनी है और रिएक्शन भी लिखनी है और आपको जो है परिभाषा भी लिखनी है। देखिए इन्होंने रिएक्शन लिखी है CH3CHO जो कि क्या है एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया यानी इसके दो अणुओं की अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH, है ना, यानी HCl के साथ भी करा सकते हैं, यानी कि तनु अम्ल या तनु क्षार के साथ करा सकते हैं। तो हमने तनु क्षार के साथ उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराई है। तो अब यहाँ पर देखेंगे बनेगा क्या, एल्डोल बनाएंगे, है ना, CH3। अब ये कैसे रिएक्शन हुई है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने जो है आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया है ना, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे क्या प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जिसे हम क्रोटोनल्डिहाइड कहते हैं। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया, तो इन्हें जो है 2 नंबर यहाँ पर मिल गए, है ना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि दूसरी नंबर रिएक्शन है कैनिजारोस अभिक्रिया, है ना। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ऐसे एल्डिहाइड के अणुओं की, दो अणुओं की, है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हो, दो अणुओं की अभिक्रिया हम जो है तनु अम्ल या तनु अम्ल नहीं, तनु क्षार से कराते हैं तो संगत अल्कोहल तथा संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। चलिए परिभाषा तो इन्होंने जो है बिल्कुल करेक्ट लिखी है ना। अब देखते हैं इन्होंने रिएक्शन सही की है नहीं। HCHO ये क्या है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ऐसा परमाणु इन्होंने लिया जो कि फॉर्मल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया NaOH से कराया, जो कि कैसा है भैया, NaOH तनु होना चाहिए ना, डाइल्यूट लिख सकते थे यहाँ पर डिल इस तरह से। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, इसे जो है क्या बनता है, संगत अल्कोहल और संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। बिल्कुल बढ़िया, तो यहाँ पर भी इन्हें क्या मिल गया भैया, 2 नंबर मिल गए। इस तरह से आपने एक्सप्लेन किया होगा तो ऑब्वियसली आपको पूरे नंबर मिलेंगे। C नंबर आपका है क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया ना। क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया में क्या लिखा है, जब एक एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा एक एलिफेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH के साथ कराते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया है। इसके बाद रिएक्शन को देखते हैं भैया। C6H5CHO क्या है, बेंजल्डिहाइड है। CH3CHO क्या है, एसिटल्डिहाइड है। इसकी जो है कंसनट्रेट NaOH से की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन को कराया तो क्या बना, C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, है ना, और ये जो है प्लस H2 एज ए साइड प्रोडक्ट निकल गए। तो एक्सप्लेन बिल्कुल अच्छा किया है, तो यहाँ पर भी इन्हें 2 नंबर मिल जाएंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपकी क्या है, रोजनमुंड अभिक्रिया, रोजनमुंड रिएक्शन इन्होंने लिखा है। तो इसमें आप इन्होंने लिखा है, जब किसी अम्ल क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन द्वारा PD तथा BaSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। चलिए परिभाषा अच्छी लिख दी। CH3COCl है ना, इसकी जो है रिएक्शन H2 के साथ PD तथा BaSO4 की उपस्थिति में कराया, CH3CHO और HCl एज ए साइड प्रोडक्ट बन गया, है ना। तो चलिए इन्होंने जो है परिभाषा और रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से लिखी है ना, अभिक्रिया भी अच्छे से लिखी है, तो यहाँ पर भी इन्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट इनका है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 का इन्होंने सबका आंसर दे दिया है ना। 4 रिएक्शन पूछी थी हमने और चारों रिएक्शन के आंसर अच्छे से बताया और उन्हें पूरे नंबर अभी तक मिले हैं। इसके बाद जो है हमने क्वेश्चन पूछे थे कैसे रिएक्शन होती है ना, कैसे प्राप्त करोगे या फिर क्या होता है जब, है ना। अब देखेंगे HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड की अमीन से अब अमोनिया से अभिक्रिया कराई तो इन्होंने जो है ये बना दिए प्रोडक्ट भी बिल्कुल बढ़िया बनाया, 1 नंबर ही नहीं यहाँ मिला।
इसके बाद ये जो है रिएक्शन इन्होंने कराई है ना HCN के साथ। तो यहाँ पर जो है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक की है। देखिए नाम आपको लिखना है, नाम लिखना है। यहाँ पर ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ पर क्या है, अमोनिया है, यहाँ पर क्या बना है वो आपको मेंशन करना है ना, जिससे कि एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़े। हालांकि इन्होंने सही लिखा है इसलिए फुल नंबर मिले हैं, बट आप जो है नाम लिख देंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना, अच्छी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप जो है प्रोडक्ट के नाम जो आपके रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनके नाम आप लिख देते तो ज़्यादा बेटर होता। चलिए फिर भी हमने जो है एक एक नंबर दे दिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है ना, और एडवांस में आपको अच्छे से करना है। इसके बाद ये भी इन्होंने रिएक्शन करी है, बिल्कुल अच्छे से करी है ना, यहाँ पर भी एक नंबर मिल गया। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इन्होंने किया है ना। तो ये भी रिएक्शन हमने पूछी थी, केवल रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण बिल्कुल सही दिया है ना, तो इसलिए जो है पूरे नंबर मिल रहे हैं। बट मैंने आपसे फिर कहना चाहूँगा, आपको नाम जरूर लिखना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये क्या प्रोडक्ट बना है, वो आपको नाम लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट आपका पड़े। इसके बाद जो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किया है, फॉर्मेलिन किसे कहते हैं। तो इन्होंने अच्छे से लिखा है, देखिए फॉर्मेलिन हेडिंग डालिए। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन जो होता है ना, फॉर्मेलिन कहलाता है, बिल्कुल सही। इसके बाद उपयोग भी लिख दिए, वाह भाई, उपयोग हमने पूछे नहीं थे फिर भी लिख दिए, चलिए एडवांस है। इसके बाद जो है इसका उपयोग जो है जीवधारियों की परिरक्षण में किया जाता है ना, तो बिल्कुल सही, इन्हें यहाँ पर 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट रिएक्शन पूछी, रिएक्शन विद फिनॉल, फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, यानी ये फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या होगा, है ना। तो इन्होंने जो है रिएक्शन भी किया है, और नोवोलेक बेकेलाइट बिल्कुल अच्छे से बनाया है, देख सकते हैं। इस तरह से आपको बनाना है अभी एग्जाम में, बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो इस तरह से जो है इन्होंने इसे कंप्लीट किया है। मैंने कहा फॉर्मल्डिहाइड तक इनको जो क्वेश्चन पूछे थे, एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए फॉर्मेलिन किसे कहते हैं, इसका उपयोग, हाँ यहाँ पर उपयोग भी पूछे थे, चलिए स्टूडेंट ने लिख दिया है। तो भाई इस तरह से जो है इन्हें क्या 15 में से 15 पूरे नंबर मिले हैं, यानी कि भैया देख सकते हैं 100% नंबर लेकर के आए हैं ना। तो इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो 95 क्या, आप तो 100 लाएंगे, है ना, 100% आपका स्कोर होगा बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में, है ना। केमिस्ट्री में आप 100 में से 100 लेकर के आएंगे अगर आपकी इतनी ज़बरदस्त तैयारी होगी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जिससे कि आप फुल में से फुल मार्क्स लाइए, है ना। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। देख सकते हैं सॉल्यूशन कितने अच्छे से स्टूडेंट ने किया है, तो फुल नंबर उसे मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम टेस्ट देख लेते हैं, जो कि है एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एल्कोहल ले लिया और जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा रह गया था पिछले चैप्टर का, वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया, है ना। अब ये देखते हैं भैया कितने नंबर स्कोर किए हैं और कैसे लिखा है ना। क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा है, ल्यूकास परीक्षण द्वारा फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री अल्कोहल को कैसे प्राप्त करोगे, कैसे पहचानोगे, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट है अल्कोहल बनाने की 3 जो है सामान्य विधियाँ आपको लिखनी है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है HVZ अभिक्रिया। देखिए HVZ रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली है, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस पर जो है टिप्पणी पूछी है, यानी कि आपको करना क्या है, रिएक्शन लिखनी है विद परिभाषा, है ना, परिभाषा भी आपको लिखनी है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन मैंने पूछा है, क्या होता है जब, है ना। अब देखिए इसमें जो है 3 रिएक्शन मैंने पूछी है, जो कि कितने नंबर में होंगे, 3 नंबर में होंगे ना, एक नंबर में। अब देखिए पहली रिएक्शन मैंने पूछी है ऑक्जेलिक अम्ल की अभिक्रिया ग्लिसरॉल 100 डिग्री से 110 डिग्री ताप पर होती है ना, तो क्या होता है वो आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल से कराते हैं, तो क्या होता है ये आपको बताना है ना। इसके बाद मेथिल अल्कोहल को Cu के साथ, है ना, Cu के साथ 300 डिग्री ताप पर जो है गर्म करते हैं, तो क्या होता है वो आपको बताना है। 3 अभिक्रियाएं पूछी, इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगी, आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमने पूछा है आयोडोफॉर्म परीक्षण क्या होता है ना, आयोडोफॉर्म परीक्षण क्या होता है वो आपको समझाना है, 2 नंबर में क्वेश्चन आया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कैसे प्राप्त करोगे, ये वाली रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो कि इसमें हमने पूछा है कि मैथिल अल्कोहल, है ना, मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, है ना, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, है ना, वो भी आपको बताना है। इसके बाद हमने पूछा है कि कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक अम्ल से मैथिल एमीन, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे हैं जो कि 3 नंबर में है, एक नंबर में एक क्वेश्चन होने वाला है ना। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे हैं, अब देखते हैं कैसा स्कोर रहा और कैसे जो है स्टूडेंट ने आंसर किए हैं।
तो यहाँ पर जो है स्कोर इनका बहुत ज़्यादा डाउन है ना, 15 में से सिर्फ 5 नंबर ये ला पाए हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। कुछ चैप्टर जो है स्टूडेंट के वीक रहते हैं, तो आपको करना क्या है, जो वीक चैप्टर है उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि वो वीक ना रहे, क्योंकि जो वीक है वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब देखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने लिखा है, ये भी बढ़िया तरीका है। अब देखिए इन्होंने लिखा है निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है, ये लूकास अभिकर्मक कहलाता है ना, लूकास अभिकर्मक कहलाता है। अब इन्होंने जो है ओके यहाँ पर फिगर के थ्रू जो है समझाने की कोशिश की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया इन्होंने परिभाषा लिखी है, कुछ समझाने की कोशिश करिए। ल्यूकास अभिकर्मक को अल्कोहल में डालते हैं तो यदि उसमें, है ना, कोई अभिक्रिया न हो तो वह फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, तथा यदि 5 मिनट बाद 5 या 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न हो तो सेकंड डिग्री अल्कोहल, तथा तुरंत धुंधलापन आ जाए तो थर्ड डिग्री अल्कोहल होगा। इस प्रकार ल्यूकास परीक्षण अल्कोहल की पहचान करता है। तो बिल्कुल इन्होंने क्या है, सही से एक्सप्लेन किया है, बस राइटिंग को थोड़ी सुधारने की आवश्यकता है ना। बाकी इन्होंने जो बिल्कुल सही लिखा है, तो इसलिए इन्हें क्या पूरे 2 नंबर इस क्वेश्चन के मिलेंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन पूछा, देखिए ये आपको नहीं करना है, ये बहुत ही गंदा तरीका होता है काटा पीटी करने का, है ना। अब यहाँ पर इन्होंने आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, फिर यहाँ पर काटा पीटी करिए, फिर यहाँ पर आंसर लिखा है, तो ये गलत तरीका है। आपको क्या साफ सुथरी कॉपी लिखनी है, बिल्कुल सही से, है ना। देखिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूछा है, जो कि यहाँ पर इन्होंने आंसर किया है ना। आंसर इन्होंने सही किया है, इसलिए यहाँ पर इन्हें जो है 1 नंबर मिल गया। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराती है तो मैथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए इन्होंने सही लिखा है। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं, ये भी इन्होंने जो लिखा है अभिक्रिया लिखी है ना, बट यहाँ पर जो है इन्होंने जो है उपस्थिति गलत ली है, रिएक्टेंट गलत लिया है, तो यहाँ पर 1 नंबर इन्हें मिल जाएगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन इन्होंने नहीं किया है ना, ये भी HVZ रिएक्शन नहीं की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसे आप ज़रूर तैयार करेंगे क्योंकि 2025 में ये क्या है, पूछी जाएगी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपकी है क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने किया है ना, जो कि क्या है, गलत है। इसके बाद इसका 1 नंबर मिल गया, क्योंकि इन्होंने जो है ये रिएक्शन सही की है, ये गलत किया है ना, ये तो शुरू ही नहीं किया है। तो ऐसा नहीं करना है ना, क्वेश्चन को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है अपने बोर्ड एग्जाम में। और ये भी इन्होंने क्या किया, गलत किया। तो इस तरह से भी इन्हें 5 नंबर मिले हैं कुल 15 में से, है ना। तो ये बहुत डाउन स्कोर है, ये बैड स्कोर है ना। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, आपको जो है अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिनॉल तथा ईथर। इसका हमने टेस्ट लिया है ना, अल्कोहल का हमने प्रीवियस जो है टेस्ट ले लिया था, फिर हमने फिनॉल और ईथर बचा, तो इसका टेस्ट ले लिया, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कितने 15 हैं। देखते हैं 15 में से कितना स्कोर ये कर पाए हैं, है ना। टेस्ट है, इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन को लिया है मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको करना क्या है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें हमने पूछ ली। इसके बाद नेक्स्ट है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया पूछ ली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है थैलीन अभिक्रिया, है ना। थैलीन अभिक्रिया भी क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा 2025 के लिए, है ना। हालांकि बड़ी अभिक्रिया है, लेकिन आपको आनी चाहिए थैलीन अभिक्रिया। इसके बाद युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाने वाली है। इसके बाद 5वीं रिएक्शन हमारी क्या है, रीमर टाइमैन अभिक्रिया, है ना। ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली क्या है, अभिक्रिया है। तो ये क्या है, 5 अभिक्रियाएँ पूछी हैं, 5 नेमिंग रिएक्शन पूछी हैं, जो कि क्या दो नंबर की हर रिएक्शन होगी। तो इस तरह से जो 10 नंबर की क्या है, ये रिएक्शन ही है ना। तो भाई रिएक्शन का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। यहाँ पर मैं 2 नंबर में बता रहा हूँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कम से कम आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगी, है ना। तो नेमिंग रिएक्शन पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मैं बार बार यही कहूँगा, है ना। और नेमिंग रिएक्शन मैंने आपको बता भी रखी है, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, क्लास 12th की ऑल केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है ना, सारी की सारी एक वीडियो में कवर की है ना। सारी नेमिंग रिएक्शन एक वीडियो में कवर की हैं, जो कि यूट्यूब पर ऐसी पहली वीडियो है ना, जिसमें कि पूरी 52 रिएक्शन है ना, पूरी 52 रिएक्शन होती हैं आपकी केमिस्ट्री में, वो सारी की सारी नेमिंग रिएक्शन को विद एक्सप्लेनेशन कवर किया है ना। तो उस वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर, चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी है 2 नंबर, जो कि क्या है, अभिक्रिया। जो क्वेश्चन हमने पूछा है, क्या होता है जब, इस तरह से जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया Cl2 के साथ अंधेरे में कराते हैं तो क्या होता है, ये आपको बताना है ना, विद रिएक्शन आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट हमने पूछा है डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया गर्म HI से कराते हैं तो क्या होगा, है ना। डाई एथिल,
है ना, ईथर की अभिक्रिया हम जो है HI से कराएंगे। कैसे? गर्म HI से कराएंगे तो क्या होगा वो आपको बताना है। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा है, 2 नंबर में ये हो जाता है ना। इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पूछा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं ऐसे भी पूछी जाती हैं, कैसे प्राप्त करोगे, है ना, कैसे प्राप्त करोगे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल को कैसे प्राप्त करोगे, है ना, ये 1 नंबर में मैंने पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, 1 नंबर में पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करोगे, ये भी 1 नंबर में पूछा है। तो इस तरह से जो है 15 नंबर का ये टेस्ट होता है। देखते हैं स्टूडेंट ने कितना ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश की है ना। तो अब इसका हम जो है सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं कैसे स्टूडेंट ने लिखा है। तो देख सकते हैं भाई, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किया जो कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया लिखा है ना। चलिए अच्छे से लिखा है। जब सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा बिल्कुल करेक्ट लिखी है। अब देख लेते हैं भैया रिएक्शन। रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो आपकी परिभाषा होती है उससे ज़्यादा आपकी क्या इंपॉर्टेंट है? रिएक्शन। रिएक्शन अच्छी होनी चाहिए। थ्योरी आप बनाकर भी लिखेंगे तो भी चलेगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी कॉपी डीपली चेक करे, है ना। तो वो जो है ऊपरी निगाहों से जो है पढ़ लेते हैं अभिक्रिया, और मेन फोकस क्या होता है? रिएक्शन पर होता है। अगर स्टूडेंट ने रिएक्शन अच्छी लिखी है तो थ्योरी तो ऑब्वियसली सही ही लिखेगा, है ना। अब देखिए C2H5ONe, है ना, ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड है। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? RX से करा रहे हैं, है ना, एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं। तो क्या बनेगा भैया? ईथर बनेगा, है ना, C2H5OCH3, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? एथाइल मिथाइल ईथर। ओके, इसे क्या कहते हैं? ईथर भी कहते हैं। ओके, और ये क्या? NaCl एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो बिल्कुल सही लिखा है स्टूडेंट ने, 2 नंबर यहाँ पर इन्हें मिल जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, जब फिनॉक्साइड की अभिक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो एक यौगिक प्राप्त होता है जिसका जो है पुनर्विन्यास करके जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है ना। इस तरह से जो है ये रिएक्शन होती है। अब देखिए होती कैसे समझाते हैं। हालांकि मैंने इसे आपको एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, बट यहाँ पर भी थोड़ा सी कर देते हैं। देखिए रिएक्शन इस तरह से होती है। इसमें इन्होंने जो है परिभाषा अच्छी लिखी है। अब देखते हैं रिएक्शन इन्होंने सही से लिखी है या नहीं, है ना। ये क्या है भैया? सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, फिनॉक्सी ग्रुप कहलाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर वो होता है, तो है ना, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। ये यहाँ पर एक गलती स्टूडेंट ने की है, बट इसे गलती नहीं कहेंगे ये आप लिख दे करें, है ना। यहाँ पर क्या है? ये सोडियम फिनॉक्साइड। तो आपको क्या करना है? सोडियम फिनॉक्साइड इस तरह से आप लिख देंगे। जो भी आपका कंपाउंड है उसके नीचे आप छोटा सा लिख देंगे सोडियम फिनॉक्साइड अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, क्योंकि यहाँ तो हम चलो देख रहे हैं, बट आपको करना क्या है? बोर्ड एग्जाम में जो भी आपका कंपाउंड है उसका नाम लिखना जरूरी है। जो बेसिक कंपाउंड है जैसे CO2, है ना, इसे तो हर कोई ही जानता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे आप मेंशन ना करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इस तरह के कंपाउंड जो कि आपको लिखना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर फिर भी सही लिखा है। 140 डिग्री C और 6 से 7 ATM जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, वो लिखा है। और यहाँ पर जो है क्या होता है? ये CO2 ग्रुप जो है डायरेक्ट यहाँ पर इसके बीच में, है ना, इसके बीच में यहाँ पर जुड़ जाता है। देखिए ये COO, इसका मतलब क्या है? CO2 है ना, तो यहाँ पर बीच में आ गया और बाकी सब सेम। अब इसका क्या होगा भैया? रीअरेंजमेंट होगा। क्यों कोई भी जो एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है ना, एटम नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा ये करेगा अपना रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास कैसे करेगा? आप जानते हैं हर कॉर्नर पर क्या होता है भैया? H होता है। बेंजीन रिंग के हर कॉर्नर पर क्या होता है? H होता है। ये पोजीशन भी आप जानते होंगे, जो ऑर्थो, ये पैरा, और ये ऑर्थो मेटा और पैरा, है ना, ऑर्थो मेटा पैरा। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ओम प्रकाश, है ना, ओम प्रकाश, इस तरह से एक तरीका आप याद कर सकते हैं। तो ऑर्थो मेटा पैरा ये पोजीशन होती है। ऑर्थो पोजीशन पे जो है ये COONA जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है चलिए समझते हैं। यहाँ पर क्या होगा? H होगा, है ना। अब वो H क्या है? O के साथ चला गया, है ना, O के साथ चला गया, और O के साथ जितना भी था ये, है ना, COONA, वो कहाँ पर आ गया? ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर H जब जाएगा तो यहाँ पर वैलेंसी खाली हो जाएगी, बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो उसे जो है भरने के लिए क्या? COONA आ जाएगा, है ना। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। इसके बाद क्या होगा? इसका जो है हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी जल अपघटन करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस किया प्लस H2O। अब क्या होगा? देखिए यहाँ से क्या होगा भाई? बॉन्ड टूटेगा, है ना। यहाँ से क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा, तो COO ये किस में टूटेगा? नेगेटिव में टूटेगा, है ना। और Na क्या? पॉजिटिव में टूटेगा। और HOH, H2O का मतलब क्या होता है? HOH, है ना, यही तो होता है ना। तो
तो ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में टूटेगा। तो नेगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो देख सकते हैं NaOH है ना, NaOH, तो NaOH एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और जो हमारा H है वो COO के साथ जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि COO नेगेटिव है और हमारा H पॉजिटिव है, तो COOH हो जाएगा जो कि ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और यहाँ पर OH है ही। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनता है इसका नाम क्या होता है? सैलिसिलिक अम्ल होता है, सैलिसिलिक अम्ल है ना। तो आपको करना क्या है, इसको अच्छे से समझना है ना, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से समझना है। और देखिए नाम भी स्टूडेंट ने यहाँ पर मेंशन किया है जो भी इनका प्रोडक्ट बनाए, तो बिल्कुल सही तरीका है। इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पर इन्हें पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, है ना। अब भाई इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरी रिएक्शन जो कि हमने पूछी थी, थैलीन अभिक्रिया क्या होता है ना, कैसे होती है। तो इन्होंने जो आंसर किया है, जब फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड है ना, थैलिक एनहाइड्राइड, अब इन्होंने जो फॉर्मूला भी लिखा होगा है ना, इसका क्या होता है, के साथ सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो फिनोफ्थेलिन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थैलीन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। फिनोफ्थेलिन क्या होता है आप जानते होंगे, ये रिएक्शन जब आपने की होगी। तो रिएक्शन काफ़ी स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छे तरह से समझाने की कोशिश की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा इस तरह से आप समझाएं ना बोर्ड एग्जाम में, है ना, बॉक्स वगैरह बनाकर, क्योंकि ये जो हम आपके लिए समझाने के लिए करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्लस करके यहाँ पर जो है इस कंपाउंड को लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जानता है ना, एग्जामिनर जानता है ये सारी चीज़ें कैसे होती है, बट आपको हम जो है समझाने के लिए बॉक्स वगैरह बनाते हैं जिससे कि H2 एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा ना। और स्टूडेंट ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है तो H2 एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और ये जो है डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से जुड़ जाता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम भी नहीं लिखा है, तो इसका नाम क्या होता है? फिनोफ्थेलिन है ना, फिनोफ्थेलिन। इस तरह से आपको नाम लिखना ज़रूरी है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है, बॉक्स वगैरह आपको नहीं बनानी है और हर कंपाउंड के आपको नाम लिखने हैं। ओके, ये बातें आप ध्यान देंगे क्योंकि इग्नोर नहीं कर सकते इन बातों को। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था क्या था? युग्मन अभिक्रिया, है ना, कपलिंग रिएक्शन। अब देखते हैं कपलिंग रिएक्शन किस तरह से लिखा है। जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स को क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इतना बड़ा नाम आ गया तो उन्हें जो कंपाउंड के नाम ही नहीं पता होते हैं, तो मैं उन्हें बार बार समझाता हूँ कि भैया कंपाउंड के नाम याद कर लो अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। क्योंकि युग्मन अभिक्रिया आएगी, अब कोई भी पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ लेता क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कराते हैं, है ना, तो अगर आप युग्मन अभिक्रिया जानते होते, कंपाउंड के नाम जानते होते, तो आप इस रिएक्शन को कर लेते। तो इसीलिए आपको बोलूँगा भैया आप जो है बेसिक कंपाउंड के नाम जान लीजिए, क्योंकि अब आप आ चुके हैं भैया क्लास 12th में, है ना, छोटी मोटी क्लास में नहीं है, इंटर में आ चुके हैं। तो आपको करना क्या है, जमकर मेहनत करनी है, जमकर तैयारी करनी है, जिससे कि आपके 95+ स्कोर आए, है ना। क्योंकि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल ब्राइट कर देता है। जो आपका रिजल्ट होता है ना बोर्ड एग्जाम को, उसे बिल्कुल ब्राइट कर देता है। हर कोई भैया इसे पाना चाहता है, लेकिन मेहनत भी इसे बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखिए युग्मन अभिक्रिया काफ़ी अच्छे से इन्होंने समझाया है। जब फिनॉल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कराते हैं तो नारंगी रंग का रंजक प्राप्त होता है ना, ऑरेंज डाई प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझाया है, ये रिएक्शन भी इन्होंने अच्छे से की है। देखिए कैसे फिनॉल है ना, फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराई है, यहाँ पर H यहाँ पर दिखाया है। क्यों दिखाया है? हर कॉर्नर पर H होता है जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन ये वाला H दिखाने का रीज़न इसलिए है क्योंकि ये जो है ये वाला H रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना, इसलिए यहाँ पर दिखाया है। तो देखिए स्टूडेंट ने समझाया काफ़ी अच्छे से है, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये बॉक्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो है साइड बाई साइड कंपाउंड को लिख सकते हो। इस तरह से हम आपके लिए समझाने के लिए करते हैं, तो आपको ये बनाने की, बॉक्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। और स्टूडेंट बार बार ये मिस्टेक कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपाउंड का नाम नहीं लिखा है, यहाँ पर भी नहीं, है ना। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है ना। हर कंपाउंड के नीचे उसका नाम लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये इन्होंने पैरा पोजीशन, जैसा आप जानते भैया ये ऑर्थो है ना, ये ऑर्थो मेटा और ये पैरा, तो पैरा पोजीशन वाला H इन्होंने दिखा दिया। इसके साथ जो है Cl यहाँ पर दिखा दिया। ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, देख लीजिए अगर आपको याद ना हो तो। फिनॉल के ऊपर N2Cl अगर जुड़ा है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, तो HCl एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। देखिए H2O दिखाया भी नहीं है इन्होंने, है ना, तो -HCl करके दिखा देते या फिर +HCl एज अ साइड प्रोडक्ट दिखाना चाहिए, है ना। एंड यहाँ पर जो है इन्होंने बिल्कुल अच्छे से समझाया, देख सकते हैं, तो इन्हें भी यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये छोटी छोटी मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि भैया आपका छोटा मोटा टारगेट तो है नहीं, 95+ का है, तो ये छोटी मोटी मिस्टेक आपको जो है टारगेट को क्या नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल ऊपर जाना है ना, 95+ टारगेट रखना है आपको। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा क्या है रिएक्शन हमने पूछी थी, रीमर टीमैन अभिक्रिया, है ना।
ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया है, रीमल्टीमैन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है भाई, तो सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या रीमल्टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सही परिभाषा लिखी है। अब देखते हुए रिएक्शन अच्छे से लिखी है या नहीं। तो ये जो है स्टूडेंट्स की कॉपी यहाँ से जो है फट चुकी है, बट कोई बात नहीं, हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है फिनॉल होगा, इसकी अभिक्रिया CHCl3 जो कि क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है और NaOH के साथ इन्होंने कराई है रिएक्शन। ओके, यहाँ पर CHO ग्रुप जुड़ा है, ऑर्थो मेटा पैरा है ना, ये पोजीशन होती है। ऑर्थो पोजीशन पे ये रिएक्शन होगी, मेटा और पैरा पर नहीं होगी। तो जब ये रिएक्शन होगी तो ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ जाएगा जो कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब जब ये कंपाउंड बनेगा, इसका नाम क्या होता है, देखिए फिर स्टूडेंट ने यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए क्या, सैलिसल्डिहाइड है ना, जो भी इसका नाम है वो यहाँ पर लिखते, प्लस ये जो है साइड प्रोडक्ट इन्होंने लिखा रहे हैं NaCl और H2 एज ए साइड प्रोडक्ट निकल गया, बिल्कुल सही। तो तरीका सही है स्टूडेंट का, बस थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो रही है छोटी मोटी, वो आपको संभालने की ज़रूरत है ना। मैं आपको बताते चल रहा हूँ क्या मिस्टेक आपको करने हैं, क्या मिस्टेक नहीं करना है ना। देखेंगे इसके बाद हमने जो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का इन्होंने ये दे रहे हैं आंसर, जो कि दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था, है ना। इसके बाद इन्होंने जो आंसर करने की कोशिश की है, बट यहाँ पर जो है अफसोस कॉपी यहाँ पर फट चुकी है, हम देख नहीं सकते हैं ना। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का करा है ना, जो कि क्वेश्चन का आंसर किया है फिनॉल है हमारे पास, है ना, HNO3 है और इसकी रिएक्शन कराई है इन्होंने, तो ये प्रोडक्ट बनाया है, बिल्कुल सही है। इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्लोरोबेंजीन है, NOH के साथ रिएक्शन कराई है, तो फिनॉल और NaCl निकल गया, ये भी सही है। तो आंसर इन्होंने सही किए थे ना, तो इन्हें कितने मिले हैं नंबर भाई, अब देख सकते हैं 15 में से 15 नंबर मिले हैं, यानी 15 में से 15 नंबर का इन्होंने किया है भैया, स्कोर किया है, जो कि क्या है, वेरी 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 गुड वाला है। ओके, इस तरह से आपको भैया पूरे में से पूरे नंबर लानी है। देख सकते हैं एक भी नंबर कम नहीं है ना, स्टूडेंट का एक भी नंबर कम नहीं है, 15 में से 14 भी नहीं है ना। ऐसा स्कोर आपका रहेगा तो आपका जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है एकदम ब्राइट बनेगा। 95 क्या, फिर तो आप 100 प्लस का टारगेट रखेंगे, है ना। 100 में से 100 आपके आएंगे अगर आप इस तरह से मेहनत करेंगे तो, है ना। देख सकते हैं स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट एक छोटी सी मिस्टेक है जो कि मैंने आपको बता दी। आपको जो है कंपाउंड के नीचे उसका नाम ज़रूर लिखना चाहिए। ओके, चलिए ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कॉपी यहाँ से जो फट चुकी है, बट कोई बात नहीं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा कोई चैप्टर है या नहीं। ओके, तो इतने ही जो है चैप्टर यहाँ पर इन्होंने किए हैं, और इतने चैप्टर का जो है मैंने आपको क्या कराया भाई, सॉल्यूशन समझाया है और क्वेश्चन भी बताए हैं। जो भी आपका चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, उसके मैंने सॉल्यूशन भी बताए हैं। तो भैया आपको करना क्या है, इस वीडियो को एक लाइक करना है। अब देखिए हम लाइक क्यों कराते हैं, इसका रीज़न आपको बता देते हैं। वीडियो को लाइक कराने का रीज़न इतना सा होता है जैसे कि ये वीडियो है ना, ये वीडियो और भी ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसी वीडियो चाहते हैं लेकिन उसके बाद उनके पास जो है ये वीडियो जाती नहीं है, यूट्यूब भेजता नहीं है। यूट्यूब उसी वीडियो को भेजता है जिस पर क्या होता है, ज़्यादा लाइक होते हैं ना। तो इसीलिए आपको बोलते हैं ये लाइक करिए, लाइक करने का कोई पैसा हमें नहीं मिलता है, तो आप लाइक करेंगे एंड ये वीडियो और स्टूडेंट तक जाएगी और स्टूडेंट का भला होगा, है ना। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है ना। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने स्कूल ग्रुप में, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो क्या है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन भी स्टूडेंट का 95 प्लस का टारगेट है। ओके, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हैं जिससे कि आपका ही फ़ायदा होता है, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है, ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट करेंगे तो इससे होता क्या है, आगे आने वाली वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं आपका बोर्ड एग्जाम लगातार आपके करीब आते जा रहा है ना। तो आपको करना क्या है, ऐसे में जमकर मेहनत करना है और हम आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आने वाली वीडियोस को देखना है ना। और इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी, मैंने आपको बता दिया कि इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, है ना। तो आप जाएंगे वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट है ना, आप कमेंट करना चाहते हो, कोई डाउट वगैरह हो जाते हैं स्टूडेंट को, तो कोई भी आपको XYZ डाउट है तो आप करना क्या है, आपको कमेंट करना है ना। कमेंट करेंगे, मैं आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हर एक स्टूडेंट के कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।